आइए स्टडी करेंगे मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि। इंग्लिश में बोलेंगे ईरर इन केस ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड टू ए पावर। मतलब जो ऊपर घात लगाई जाती हैं उसमें त्रुटि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मान लीजिए z इक्वल टू ए स्क्वायर, तब अब z इक्वल टू ए स्क्वायर तो डेल्टा z अपान z इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा ए अपान ए इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपान ए। इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे। डेल्टा z अपान z लिखेंगे क्योंकि डेल्टा z मतलब अल्पतमांक है, जो त्रुटि मतलब कितनी हो सकती है, और अपान z इक्वल टू ए स्क्वायर है मतलब a 2 बार है, तो डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा ए अपान ए लिखेंगे। जो स्क्वायर में होगा तो उसको 2 बार जोड़ के लिखेंगे, या इसको इस तरह कह सकते हैं जो स्क्वायर में उसको पहले ले आएंगे तो 2 डेल्टा ए अपान ए हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको। यहाँ पर पीछे देखिए हमने लिखा था इसको, ये मान लीजिए डेल्टा z के पद में लिखेंगे तो डेल्टा z अपान z इक्वल टू, अब ये a और b है, अब इसके बारे में केवल लिखना है, इतने के बारे में, तो डेल्टा a अपान ए प्लस माइनस डेल्टा b अपान b, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस माइनस डेल्टा a अपान ए इंटू डेल्टा b अपान b। लेकिन ये चूंकि बहुत छोटा था तो इसको हटा दिया गया था। चूंकि डेल्टा ए एवं डेल्टा बी बहुत छोटे हैं, उनके गुणनफल को हम उपेक्षणीय मान सकते हैं। तो डेल्टा z अपान z इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा b अपान b, इस तरीके से लिखा गया था इसको। z इक्वल टू ए बी। तो अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है यानी a 2 बार है, तो वही डेल्टा z अपान z इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा ए अपान ए 2 बार है तो 2 बार जोड़ेंगे। अब या इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये 2 बार आ गया डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा ए अपान ए, तो 2 डेल्टा ए अपान ए कह सकते हैं। या इसको ये डायरेक्ट जब हम लिखेंगे आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो सीधा घात को पहले ले आइए और डेल्टा ए अपान ए लिख दीजिए। तो अब देखिए नीचे आता है ए स्क्वायर में आपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर ए में आपेक्षिक त्रुटि की 2 गुना है। तो ए स्क्वायर में आपेक्षिक त्रुटि जो है वो ए में आपेक्षिक त्रुटि की 2 गुना है, क्योंकि 2 का गुणा हुआ है। व्यापीकरण करने पर यदि z बराबर ए पी बी क्यू अपान सी टी है, सी आर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर वैसे ही लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए z है तो डेल्टा z अपान z लिख देंगे। अब ये घात पहले आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर था तो 2 डेल्टा ए अपान ए हो गया था जोड़ने पे। तो अब स्क्वायर है, यहाँ पर a की घात p है तो ये पहले आ जाएगा। जैसे ये घात पहले आ गई तो वैसे ये पहले आ जाएगा, तो p डेल्टा ए अपान ए लिख देंगे, प्लस b की पावर q है तो q डेल्टा b अपान b लिख देंगे। अब प्लस, अब देखिए चाहे भाग में हो चाहे गुणा में हो, चूंकि जो त्रुटि है उसको हमेशा जोड़ते हैं इसलिए इसको जोड़ेंगे। तो प्लस, अब c की पावर r है तो r आ जाएगा और डेल्टा c अपान c लिख दिया जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये चीज आता है नियम यह है किसी भौतिक राशि जिस पर के घात चढ़ाई गई है कि अपेक्षित त्रुटि उस व्यष्टिगत यानी इंडिविजुअल राशि की आपेक्षिक त्रुटि की के गुनी होती है। तो ये ध्यान देने की बात है कि जो आपेक्षिक त्रुटि है उसकी अगर इंडिविजुअल की बात करें तो के गुना हो जाती है। व्यष्टिगत मतलब इंडिविजुअल, तो ए है तो इसकी ए गुना हो जाएगी, के अगर पावर है तो के गुना हो जाएगी। इस तरीके से अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि z बराबर a की पावर 4 b की पावर 1/3
अपान सी डी की पावर 3/2 हो तो जेड की आपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर हमको ज्ञात करना है। तो जेड में आपेक्षिक त्रुटि अब जेड के लिए देखिए निकालना है, तो फिर वैसे लिखेंगे डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू, अब ए की पावर 4 है तो इसका गुणा हो जाएगा तो 4, और जैसे जेड को डेल्टा जेड अपान जेड लिखा तो ए को डेल्टा ए अपान ए लिख देंगे, प्लस अब बी की पावर 1/3 है तो 1/3 का गुणा होगा तो 1/3 का गुणा कर दिया, डेल्टा बी अपान बी लिख दिया, प्लस सी है कुछ नहीं है तो प्लस डेल्टा सी अपान सी होगा, प्लस डी की पावर 3/2 है तो डी की 3/2 का गुणा होगा तो 3/2 डेल्टा डी अपान डी हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन भी करेंगे। अब अगला एग्जाम्पल है, देखिए उदाहरण 2.12, किसी सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम का दोलन काल यानी ऑसिलेशन पीरियड t बराबर 2π√L अपान जी होता है। यदि L का मापित मान 20 सेंटीमीटर है जिसमें 1 मिलीमीटर तक की यथार्थता है, यानी 1 मिलीमीटर तक हम सही से नाप सकते हैं, और समय को 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने पर यह पाया जाता है कि लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है, तो यहाँ G के निर्धारित मान की यथार्थता क्या है। यथार्थता का मतलब एक्यूरेसी, मतलब कितना सही नाप सकता है। तो सब कुछ दे दिया, L की वैल्यू दे दिया है और 1 मिलीमीटर तक की यथार्थता है, मतलब डेल्टा टी अपान टी लिखेंगे तो टी हमारा 1 मिलीमीटर के रेंज में होगा, ये कहने का मतलब। तो इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर t बराबर 2π√L अपान जी है तो अगर हम इसको अंडर रूट को अगर हटा दें तो ये हो जाएगा t² = 4π² L अपान जी हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो बाकी सब स्क्वायर में चला जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिख दिया है, देखिए t² = 4π² L अपान जी हो जाएगा। अब g को हम इधर लाएंगे क्योंकि g की वैल्यू पूछ रहा है, तो g को जब इधर लाएंगे तो ये पूरा उधर चला जाएगा तो 4π² L अपान t² हो जाएगा। यहाँ t = t/n। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल T = स्मॉल t/n कैसे लिखा। मान लीजिए कोई पेंडुलम है, पेंडुलम का मतलब होता है कि किसी खूंटी से एक रस्सी से कोई पिंड बांध के लटका दिया जाए और ऐसे वो दोलन करे, ऐसे ऐसे। तो जब वो दोलन करेगा तो यहाँ से जब चलेगा और यहाँ तक पहुँचने के बाद लौट के जब फिर यहीं आ जाएगा तो एक चक्कर को एक आवर्तकाल कहते हैं या ऑसिलेशन पीरियड बोलते हैं। तो एक चक्कर का समय ये t होता है। अब बीच में अगर कहीं मापना हो तो स्मॉल t समय, जैसे यहाँ पर मान लीजिए इस जगह पर पूछा जाए यहाँ से चलने में कितना समय लगा तो उसको स्मॉल t बोलते हैं। और ये n हमारी प्रति चक्कर है एक तरह से, जिसको आवृत्ति कह सकते हैं। तो t/n मतलब समय प्रति चक्कर। तो एक चक्कर का समय आवर्तकाल है जिसको ऑसिलेशन पीरियड कहते हैं, और समय प्रति चक्कर ये हो जाएगा। और डेल्टा t = अब जब t/n है तो डेल्टा t हमारा डेल्टा t/n हो जाएगा, अतः डेल्टा t/t = डेल्टा t/t हो जाएगा, ये कैपिटल में या स्मॉल में। तो चाहे हम पूरे आवर्तकाल को निकालें या कहीं बीच में समय को निकालें तो डेल्टा t/t ही होगा। यहाँ L एवं T दोनों के मापन की त्रुटियां अल्पतमांक त्रुटियां हैं। किसी के अल्पतमांक का मतलब बहुत कम त्रुटियां हैं। तो अल्पतमांक त्रुटियां मतलब इंग्लिश में लीस्ट काउंट एरर हैं। तो इसलिए लीस्ट काउंट एरर है तो इनको हम कैसे लिखेंगे, जैसे पहले लिखे हैं। तो g है तो डेल्टा g/g हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए 4π² ये विमाहीन है, इनकी कोई विमा नहीं होती। कोई संख्या हो और कोई पाई हो या कोई ऐसा अनुपात हो जिसमें ऊपर नीचे दोनों कट जाएं तो उनकी बीमा नहीं होती। तो 4π² की बीमा नहीं होगी, इसलिए इसको हटा दिया गया है। अब L है तो डेल्टा L/L हो जाएगा, प्लस t² है तो स्क्वायर वाला पहले चला जाता है तो 2 डेल्टा t/t हो जाएगा। अब देखिए इसमें
वही जैसे सेंटीमीटर तक नाप रहा है, 20 सेंटीमीटर है एल का मापित मान, और कह रहा है इसकी यथार्थता यानी एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर है। तो सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर जो है 0.1 का डिफरेंस होगा। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। तो यथार्थता 1 मिलीमीटर है, इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर की त्रुटि होगी। ये मतलब 0.1 सेंटीमीटर तक एक्यूरेसी मतलब अच्छे से नाप सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए डेल्टा एल की जगह 0.1 लिखा, अपान एल हमारा 20 सेंटीमीटर दिया है, प्लस 2 का गुणा हो गया 2, 1 अपान 90 आ गया। अब यहाँ पर समय के लिए देखिए, जैसे कम से कम 1 मिलीमीटर तक लंबाई में यथार्थता थी, मतलब नाप सकता था, तो समय कह रहा है समय को 1 सेकेंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने पर, तो मतलब 1 सेकेंड कम से कम नाप सकती है, तो डेल्टा टी हमारा 1 सेकेंड हो गया। और कह रहा है मापने पर यह पाया गया है कि लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकेंड है, तो समय 90 हो गया और डेल्टा टी हमारा 1 सेकेंड हो गया। जैसे डेल्टा एल 1 मिलीमीटर था, इसको सेंटीमीटर में बदले थे तो 0.1 हो गया था, और एल हमारा 20 था, तो समय इस तरह हमारा डेल्टा टी 1 हो जाएगा और समय 90 सेकेंड यानी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा टी की जगह 1 रख दिया गया और टी की जगह 90 रख दिया गया, और 2 का तो गुणा पहले से ही था क्योंकि स्क्वायर था, इसको जोड़ के लिखना था। तो ये आ गया सॉल्व करने पर 0.027। अतः जी के मापन में प्रतिशत त्रुटि, अब अगर हमको प्रतिशत त्रुटि निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे, तो डेल्टा जी अपान जी में 100 का गुणा कर दिया, डेल्टा एल अपान एल में 100 का गुणा कर दिया, 2 इंटू डेल्टा टी अपान टी में 100 का गुणा कर दिया। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 3%। ये 2 से 2 कट जाएगा, 0.027 है, जाहिर सी बात, तो 100 का गुणा करेंगे तो ये 2 अंक बाद दशमलव यानी 2.7 लगभग 3% आ जाएगा। अब आ गए सार्थक अंक। सार्थक अंक हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि एक बार तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो सार्थक अंक को इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर कहते थे। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है, हर मापन में त्रुटियां सम्मिलित होती हैं, अतः मापन के परिणामों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि मापन की परिशुद्धता यानी जो एक्यूरेसी है स्पष्ट हो जाए। साधारणतः मापन के परिणामों को एक संख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसमें वो सभी अंक सम्मिलित होते हैं जो विश्वसनीय हैं, तथा वो प्रथम अंक भी सम्मिलित किया जाता है जो अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब जैसे 4.12 लिख दिया गया, अब 2 जो है अगर 5 से ज़्यादा होगा तो 1 वाले को 2 कर दिया जाता है, तो हमारा लास्ट वाला अंक अनिश्चित है। तो वही कह रहा है कि जिसमें वो सभी अंक सम्मिलित होते हैं जो विश्वसनीय हैं, यानी 4 पॉइंट यानी दशमलव, तो उसके पहले वाला सब ये विश्वसनीय है कि 4 पक्का है, विश्वसनीय है, तथा वो प्रथम अंक भी सम्मिलित किया जाता है जो अनिश्चित है यानी दशमलव के बाद वाला। विश्वसनीय अंकों और पहले अनिश्चित अंकों को संख्या के सार्थक अंक माना जाता है। यदि हम कहें कि किसी सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम का दोलन काल 1.62 सेकेंड है, तो इसमें अंक 1 एवं 6 तो विश्वसनीय एवं निश्चित हैं, 1.6 तो 1 और 6, जबकि अंक 2 अनिश्चित है, लास्ट वाला। इस प्रकार मापित मान में 3 सार्थक अंक हैं, 1, 2, 3। यदि मापन के बाद किसी वस्तु की लंबाई 287.5 सेंटीमीटर व्यक्त की जाए तो उसमें 4 सार्थक अंक हैं, 1, 2, 3, 4, जिसमें 2, 8, 7 तो निश्चित है परंतु अंक 5 अनिश्चित है। अतः यह 5 लास्ट वाला। अतः राशि के मापन के परिणाम में सार्थक अंकों से अधिक अंक लिखना अनावश्यक एवं भ्रामक होगा, क्योंकि यह माप की परिशुद्धता के विषय में गलत धारणा देगा।
किसी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझे जा सकते हैं। जैसा पहले वर्णन किया जा चुका है कि सार्थक अंक मापन की परिशुद्धता इंगित करते हैं जो मापक यंत्र के अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट पर निर्भर करती है। जितना कम से कम नापती है तो उसी आधार पर हम सार्थक अंक की परिशुद्धता को इंगित करेंगे। अगर उससे कम नापेंगे, जितना अल्पतमांक मतलब अल्प नापने वाला अंक, मतलब उससे कम अगर उस यंत्र से नापते हैं तो कैसे नापेगा, त्रुटि होगी। तो वही कह रहा है, किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मात्रकों में परिवर्तन किया जाए तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी निम्नलिखित में से अधिक प्रेक्षणों यानी प्रयोगों को स्पष्ट कर देती है। जैसे उदाहरण के लिए लंबाई 2.308 सेंटीमीटर में 4 सार्थक अंक हैं, परंतु विभिन्न मात्रकों में इसी लंबाई को हम 0.02308 मीटर या 23.08 मिलीमीटर या 23080 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं। मतलब इतनी तरीके से हम लिख सकते हैं। इन सभी संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या वही अर्थात 4 अंक 2308 है, जितने भी हमने पीछे लिखे। यह दर्शाता है कि सार्थक अंकों की संख्या निर्धारित करने में दशमलव कहाँ लगा है इसका कोई महत्व नहीं होता। उपरोक्त उदाहरण से निम्नलिखित नियम प्राप्त होते हैं। अब जो नीचे एग्जाम्पल दिए गए इनसे हम लोग समझ लेते हैं। सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, यानी शून्य के अलावा जितने भी अंक हैं सब सार्थक अंक हैं। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो उसकी स्थिति का ध्यान रखे बिना किन्हीं दो शून्येतर अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव कहाँ लगा है इसको ध्यान नहीं देना। अगर दो बिना शून्य वाले अंक हैं तो उनके बीच वाले सारे शून्य सार्थक अंक होंगे। यदि कोई संख्या 1 से छोटी है तो वे शून्य जो दशमलव के दाईं ओर पर प्रथम शून्येतर अंक के बाईं ओर हों सार्थक अंक नहीं होते। तो जैसे इसमें जो है 0.002308 में अधोरेखांकित शून्य सार्थक अंक नहीं है। इस संख्या के इधर जितने भी शून्य है मतलब पूरे शून्य है, इधर कोई बिना शून्य वाली संख्या नहीं है, तो ये सब सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। जब केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि मजबूरी वाले सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे, इसलिए क्योंकि दशमलव कितने अंक बाद है। अगर संख्या कोई नहीं बचती तो 0 लगा के हम दशमलव को शो करते हैं कि कितने अंक बाद दशमलव, तो ये मजबूरी में लगाए गए हैं क्योंकि हमें ये दिखाना है कि दशमलव कितनी अंक संख्या बाद है, तो ये मजबूरी वाले सार्थक अंक में नहीं गिनते। तो वही कह रहा है कि शून्येतर अंक के बाईं ओर सार्थक अंक नहीं होते। शून्येतर मतलब ये शून्य के अलावा, तो ये अंक है इसके इधर सब शून्य है तो ये सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है के अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं लगा है तो जो बाद वाले शून्य है वो भी सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे 123 मिलीमीटर लिखें, 123.00 सेंटीमीटर लिखें, 123.000 मिलीमीटर लिखें, में 3 ही सार्थक अंक हैं, 1 2 3, क्योंकि ये शून्य नहीं है और जितने भी शून्य हैं लास्ट वाले सार्थक अंक नहीं होंगे। संख्या में अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं है। अनुगामी मतलब इस बिना शून्य वाली संख्या के आगे आने वाले। तथापि आप अगले प्रेक्षण पर भी ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अगर दशमलव लगा दिया जाए तो फिर यही सब सार्थक अंक हो जाएंगे।
अब देखें यहाँ दशमलव लगा दिएगा तो अभी लास्ट वाले शून्य सार्थक अंक होंगे। क्यों? हमने इसको याद करने के लिए बताया था, मजबूरी है। मजबूरी का मतलब कोई मान लीजिए हमारे पास यंत्र है, वो दशमलव के 3 अंक तक नापता है या 5 अंक तक नापता है, तो दिखाने के लिए हमको 0 लिखना पड़ता है कि 3 अंक तक हमारा यंत्र नाप रहा है या यहाँ पर 5 अंक तक नाप रहा है, इसलिए उनको सार्थक अंक माना जाएगा। तो ये बात समझना है। अनुगामी शून्य सार्थक अंक है या नहीं, इस विषय में भ्रांति हो सकती है। मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई 4.700 मीटर लिखी गई है। इस प्रेक्षण से यह स्पष्ट है कि यहाँ शून्यों का उद्देश्य माप की परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी को बतलाना है। अतः यहाँ सभी शून्य सार्थक अंक है। कहने का मतलब यह है कि माप की परिशुद्धता को बता रहा है कि दशमलव के 3 अंक तक वो यंत्र नाप सकता है, तो इसीलिए ये शून्य भी सार्थक अंक है। यदि ये सार्थक अंक न होते तो इनको स्पष्ट रूप से लिखने की आवश्यकता न होती। अगर ये सार्थक अंक न होते तो हमको यहाँ 0 लगाने की क्या जरूरत थी? तब सीधे सीधे हम अपनी माप को 4.7 मीटर लिख सकते थे। अब मान लीजिए हम अपना मात्रक बदल देते हैं, तो अब अगर मात्रक बदल दिया जाए, जैसे 4.700 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो हमने सेंटीमीटर में बदला तो 470.0 सेंटीमीटर हो गया। किलोमीटर में बदला तो 0.004700 किलोमीटर हो गया। तो मीटर में सेंटीमीटर बदलना है तो 100 का गुणा किया गया, किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा कर दिया गया, तो ये आ गया 4700 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा करेंगे, किलोमीटर में 10,000 का, ऐसा ही कर लीजिएगा। मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 का गुणा किया गया, किलोमीटर में तो मीटर को किलोमीटर में तो 1000 का गुणा किया गया। ऐसे ही करके हम लोग बदल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4700 मिलीमीटर आ गया, क्योंकि अंतिम संख्या में 2 शून्य बिना दशमलव वाली संख्या में अनुगामी शून्य है। बिना दशमलव वाली संख्या में लास्ट में 2 0 हैं। तो वही कह रहा है, अतः प्रेक्षण 1 के अनुसार हम इस गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस संख्या में 2 सार्थक अंक हैं। अगर मिलीमीटर बदल लिया तो 47 हो गया, तो 2 ही तो सार्थक अंक होंगे। जिस हिसाब से हमने ऊपर पढ़ा है कि दशमलव नहीं है तो लास्ट वाले 0 सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे, जबकि वास्तव में इसमें 4 सार्थक अंक हैं। मात्र मात्रकों के परिवर्तन से सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। यही बात जो है कहने का मतलब है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ मात्रों के परिवर्तन से सार्थक अंक में परिवर्तन नहीं होता, ये कहने का मतलब है। अब यहाँ पर देखिए, इसको समझ लीजिए अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो 100 का गुणा किया, तो ये 0.2 अंक बाद आ गया उठ के। अब किलोमीटर में बदला तो 1000 का भाग दिया, तो 1000 का जब भागेगा तो दशमलव यहाँ पर 3 अंक खिसक के आ जाएगा। तो 3 अंक खिसकाने के लिए 2 0 रख के यहाँ दशमलव रखा, यहाँ था तो 1 2 3 अंक खिसक गया। अब मिलीमीटर में बदल दिया तो 1000 का गुणा करेंगे मीटर से मिलीमीटर बदलने में, तो 1000 का गुणा किया तो ये 0.3 अंक खिसक के यहाँ आ गया। तो यहाँ पर आ गया तो 4700 प्लस 0 0.0 लिख सकता था, लेकिन उसने 4700 पूरा लिख दिया। तो इस तरीके से यहाँ लिखा गया। अब देखते हैं पॉइंट 3, सार्थक अंकों के निर्धारण में इस प्रकार की संदिग्धता को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि प्रत्येक माप को वैज्ञानिक संकेत यानी 10 की घात के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो 10 की घात में सीधा लिखिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस संकेत पद्धति में प्रत्येक संख्या को a × 10⁻b के रूप में लिखा जाता है, जहां a 1 से 10 के बीच की संख्या है और b
10 की कोई धनात्मक या ऋणात्मक घात है। संख्या की सन्निकट अवधारणा बनाने के लिए हम इसका पूर्णांकन कर सकते हैं, यानी a स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 होने पर इसे 1 और 5 a हमारा 5 से ज़्यादा या 10 से कम या उसके बराबर होने पर 10 मान सकते हैं। फिर से समझिए, संख्या की सन्निकट अवधारणा मतलब निकटतम को लिखना है अगर, तो बनाने के लिए हम इसका पूर्णांकन कर सकते हैं, यानी पूर्णांक में लिख सकते हैं। जैसे यानी अगर a हमारा कोई संख्या है वो 5 से कम है उसके बराबर है होने पर इसे 1 और a हमारा 5 से ज़्यादा है या उसके बराबर है होने पर इसे 1 और a हमारा 5 से ज़्यादा या 10 से कम या उसके बराबर होने पर 10 मान सकते हैं। तब इस संख्या को लगभग 10 की पावर b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें 10 की घात b भौतिक राशि के परिमाण की कोटि बताती है। जो भौतिक राशि है उसका जो परिमाण है यानी मैग्नीट्यूड है, जिसमें हमने बताया था कि जैसे 10 किलोमीटर है तो किलोमीटर को हटा देंगे तो परिमाण बचेगा। तो वही कह रहा है कि b भौतिक राशि के परिमाण की कोटि यानी उसकी घात है। जब केवल एक अनुमान की आवश्यकता हो तो यह कहने से काम चलेगा कि राशि 10 की घात b की कोटि की है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का व्यास 1.28 × 10⁷ मीटर यानी 10 की घात 7 मीटर की कोटि का है। इसको हटा देंगे क्योंकि ये राशि बहुत बड़ी है तो उसकी तुलना में ये बहुत छोटी है, इसलिए सीधा कह देंगे कि 10 की घात 7 मीटर की कोटि का है। इसके परिमाण की कोटि 7 है। हाइड्रोजन परमाणु का व्यास 1.06 × 10⁻10 मीटर है, तो चूंकि ये बहुत कम है इसलिए डायरेक्ट कह देंगे कि 10 की घात -10 मीटर की कोटि का है। इसके परिमाण की कोटि -10 है। अतः पृथ्वी का व्यास हाइड्रोजन परमाणु के व्यास से 17 परिमाण कोटि बड़ा है, यानी 17 गुना ज़्यादा। ये 10 की घात 7 है, ये -10 की कोटि का है। ये 10 की घात -10 मीटर की कोटि का है हाइड्रोजन का परमाणु, तो जाहिर सी बात है कि 17 गुना बड़ा है। 10 और 7 17। प्रायः एक अंक के बाद दशमलव लगाने की प्रथा है। इससे ऊपर प्रेक्षण ए में उल्लिखित भ्रांति लुप्त हो जाती है। कह रहा है प्रायः एक अंक के बाद दशमलव लगाने की प्रथा है, इससे ऊपर प्रेक्षण ए में उल्लिखित भ्रांति यानी जो हमारे दिमाग में गड़बड़ी चल रही है वो लुप्त हो जाती है। जैसे 4.700 मिलीमीटर है तो इसको 4.700 × 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 का मतलब 10 की घात 2 तो उसका गुणा कर दिया। अब 4.700 × 10⁻³ मिलीमीटर है तो इसमें जो है किलोमीटर में बदल देंगे तो 4.700 × 10⁻³ किलोमीटर हो जाएगा। पहले इसको मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो बटे 1000 कर देंगे तो ये कट जाएगा, और फिर किलोमीटर में बदलेंगे तो बटे 1000 फिर करेंगे तो 1000 मतलब 10 की घात 3 जो बटे में है ऊपर जाएगा तो 10 की घात -3 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने में 10 की घात असंगत है। यहाँ पर अगर हम सार्थक अंक ज्ञात करें तो 10 की घात असंगत है, तथापि वैज्ञानिक संकेत में आधार संख्या के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अगर वैज्ञानिक संकेत की बात करें, इस प्रकरण में सभी संख्याओं में 4 सार्थक अंक हैं। जितनी भी संख्याएं हैं ये क्योंकि पॉइंट लगा है तो 0 भी सार्थक अंक होते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये घात वाले नहीं गिने जाते तो सब में 4 सार्थक अंक हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक संकेत में आधार संख्या ए के अनुगामी शून्य यानी बाद में आने वाले शून्यों के बारे में कोई भ्रांति नहीं रह जाती, वे सदैव सार्थक अंक होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, किसी भी मापन के प्रस्तुतिकरण की वैज्ञानिक संकेत विधि एक आदर्श विधि है, परंतु यदि यह विधि नहीं अपनाई जाती तो हम पूर्वगामी उदाहरण में उल्लिखित नियमों का पालन करते हैं।
कौन से नियम है उल्लिखित? जैसे पहला क्या है पॉइंट, एक से बड़ी बिना दशमलव वाली संख्या के लिए अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं है। तो एक से बड़ी तो जाहिर सी बात 2, 3, 4, 5, 6 ये सब, तो उनके बिना दशमलव वाली है तो उसके बाद अनुगामी का मतलब बिना शून्य वाली के बाद आने वाले अंक सार्थक अंक नहीं है। तो इन पॉइंटों को सीधा सीधा याद रखना है। अभी जो समझाना था उसने समझा दिया। दशमलव वाली संख्या के लिए अनुगामी शून्य सार्थक अंक है, अगर दशमलव लगा है तो बाद वाले अंक सार्थक अंक माने जाएंगे। एक से छोटी संख्या में पारस्परिक रूप से दशमलव के बाईं ओर लिखा शून्य जैसे 0.1250 कभी भी सार्थक अंक नहीं है। तथापि किसी माप में ऐसी संख्या के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। अगर ये इधर है देखिए 0 तो ये सार्थक अंक है। अब अगला क्या है, गुणक या विभाजी कारक, गुणा करने वाला कोई फैक्टर हो या भाग देने वाला, जो ना तो पूर्णांकित संख्याएं होती हैं और ना ही किसी मापित मान को निरूपित करती हैं। यथार्थ होती हैं और उनमें अनंत सार्थक अंक होते हैं। उदाहरण के लिए r बराबर d/2 अथवा r बराबर 2πr में गुणांक 2 एक यथार्थ संख्या है और इसे 2.0 या 2.00 या 2.000 जो भी आवश्यक हो लिखा जा सकता है। इसी प्रकार t = t/n में n एक पूर्णांक है। तो जितनी भी पूर्णांक संख्या हैं उनमें अनंत सार्थक अंक माने जा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितने जीरो लिखना है हमें क्या पता। जितना कोई हम यंत्र ने नापा होगा, जिसकी जितनी उसकी यथार्थता होगी दशमलव के बाद नापने की, उतने जीरो लगाएंगे। तो इसलिए पूर्णांक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कह दे कोई कि 20 अंडे हैं तो सार्थक अंक 20 में कितने होंगे, तो अनंत होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक बात जो बता रहे हैं इसका अपना अलग महत्व है, उसको समझिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अब सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम अभी हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।